हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले संविधान के 2 वीडियो हमारे चैनल विधिकारी पर अपलोड हैं और यह इसी क्रम में तीसरा वीडियो है जिसमें हम भारतीय संविधान के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पीसीएसजे परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों को हम उनकी प्रॉपर व्याख्या के साथ हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया है तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है। तो किसी सामान्य विधेयक है अगर, और सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों के अंतर्गत मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो इस मतभेद को संयुक्त बैठक के द्वारा दूर किया जाता है और इसके बारे में जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से पहला विकल्प सही है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। जब यह संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है। तो यह जो पूर्ण विश्वास और मान्यता खंड है यह निगम के कार्यों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, कथन ए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो पहला कथन तो सही है क्योंकि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है और इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़कर इसे एक फंडामेंटल राइट घोषित किया गया। कारण आर, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पहले हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। तो कारण गलत है क्योंकि शिक्षा का अधिकार जब मूल अधिकार नहीं बनाया गया था तो उस समय भी हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 के अंतर्गत शामिल था। यद्यपि यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था और मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता था, फिर भी शिक्षा के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 45 के अंतर्गत किया गया था। तो इस प्रकार से ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, प्रांग दोष मुक्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो प्रांग दोष मुक्ति का सिद्धांत दोहरे परिसंकट से संरक्षण से संबंधित है। इसके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 20 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है भारतीय संविधान में। इससे तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए किसी न्यायालय के द्वारा विचारण करके उसको बाकायदा दोष सिद्ध या दोषमुक्त कर दिया गया है तो उसी अपराध के लिए उस पर पुनः विचारण नहीं किया जा सकता है और उसको पुनः उसी अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। इसी सिद्धांत को प्रांग दोष मुक्ति या दोहरे परिसंकट से संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। बाकी शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार यह एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार इसकी श्रेणी से इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार यह अनुच्छेद 32 के तहत भी मूल अधिकार है। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायतों का जो गठन है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में कहीं नहीं दिया गया है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के केस में यह निर्णय दिया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो इस प्रकार से उपयुक्त कोई सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केस में यह निर्णय दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के केस में दिया था कि जो कर्मचारी हैं वह हड़ताल को इस आधार पर दावा नहीं कर सकते कि वह एक मूल अधिकार है और जो हड़ताल करना है यह अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत उनकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसलिए हड़ताल पर जाने के लिए वो अधिकार स्वरूप दावा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है। तो पहला है संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों तथा संस्थाओं का आदर करना। तो यह सही है, यह मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है और इसका बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 51A के खंड ए में दिया गया है। दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। तो ये भी मूल कर्तव्य है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो
51A के आई खंड में दिया गया है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, तो यह भी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। जबकि पंथ निरपेक्षता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना यह मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से जो मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल हैं, तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा यह मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं, जबकि चौथा मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट, ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतान होगी वह पंच या सरपंच पद धारण करने से निर्योग्य होगा। यह एक विधिमान्य विधि है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय किस केस में दिया था? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय जावेद बनाम हरियाणा राज्य के केस में दिया था। जावेद बनाम हरियाणा राज्य के केस में यह मामला था कि एक व्यक्ति जिसके पास 2 या अधिक संतान होगी वह पंच या सरपंच पद का चुनाव नहीं लड़ सकता है, ऐसा नियम बनाया गया था। तो इस केस में इस नियम की वैधता को चुनौती दी गई और ये कहा गया कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और समानता का अधिकार के विपरीत है। तो इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा था कि ऐसी जो विधि है वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है, बल्कि यह जो विधि है वह जनसंख्या नियंत्रण के हित में है, इसलिए यह वैध है और अनुच्छेद 14 के विपरीत नहीं है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं उनकी बात की गई है और उन अधिकारों पर जो निर्बंधन लगाए गए हैं उनको पूछा गया है कि वो किन अधिकारों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्बंधन लगाया गया है। तो पहला है सम्मेलन की स्वतंत्रता, तो इसके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 19(1) के खंड बी में दिया गया है। और व्यापार और उपजीविका की स्वतंत्रता के बारे में जो प्रावधान है यह 19(1) के खंड जी के अंतर्गत दिया गया है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 19(1) के खंड ए में दिया गया है। और संगम की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 19(1) के खंड सी के अंतर्गत दिया गया है। तो अब देखते हैं कि इन स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत लगाया गया है। तो इसमें है सम्मेलन की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19(1) बी के अंतर्गत दिया गया है, तो इस पर निर्बंधन 19 खंड 3 के द्वारा लगाया जाता है। और दूसरा है व्यापार और उपजीविका की स्वतंत्रता, तो इस पर निर्बंधन 19 के खंड 6 के तहत लगाया जाता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन 19 के खंड 1 के तहत लगाया जाता है। और संगम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अनुच्छेद 19 के खंड 4 के तहत लगाया जाता है। तो इस प्रकार से 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट, जिस कार्य को प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे परोक्षतः नहीं किया जा सकता है। तो यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन आभासी विधायन के सिद्धांत से संबंधित है। आभासी विधायन को ही छद्म विधायन का सिद्धांत कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो कार्य कोई विधानमंडल प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता वह उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकता। अर्थात जिस विषय पर वह प्रत्यक्ष रूप से विधि बना नहीं सकता है, उसके पास शक्ति नहीं है, तो उस मामले पर वह अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई विधि नहीं बना सकता। तो इसी सिद्धांत को आभासी विधायन का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संविधान कार्यक्रम समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वह अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। और इसकी नियुक्ति जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है और यह राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और इनके लिए जो योग्यता है वो ये होनी चाहिए कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हों। तो ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह ऐसा वेतन या पारिश्रमिक पाते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में राज्यों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। तो राज्यों के मध्य जो विवाद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं और इसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु यह तब जबकि वह राष्ट्रीय हित के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 249 के तहत संसद
राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। और अन्य मामले भी हैं जबकि जो संसद है वह राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है, जैसे राष्ट्रीय हित में जबकि आपात घोषणा लागू है, राज्यों की सहमति से बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए ऐसी जो विधि है बनाई जा सकती है संसद के द्वारा। और जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी दशा में भी संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाई जा सकती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार जबकि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा यह संकल्प पारित कर दिया जाता है कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाए, तो ऐसी स्थिति में संसद इस विषय पर विधि बनाती है और जब यह विधि बनाई जाती है तो वह 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहती है और इसे 1-1 वर्ष करके आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जबकि राज्यसभा अपने संकल्प के द्वारा ऐसा मत पारित करती रहे। नेक्स्ट, जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 341 के तहत किसी व्यक्ति या जाति को एससी घोषित कर सकता है या अनुसूचित जाति के रूप में घोषित कर सकता है, और अनुच्छेद 342 के तहत किसी जाति को या वर्ग को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के रूप में घोषित कर सकता है। और ऐसी घोषणा वो तभी कर सकता है जबकि उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा वह परामर्श कर ले, और बिना परामर्श किए वो ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना आवश्यक है? तो राष्ट्रगान के प्रति आदर प्रकट करने के लिए आदरपूर्वक खड़े रहना जरूरी है। इसे गाना आवश्यक नहीं है, नमन करना आवश्यक नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बीजो बनाम इमैनुअल के केस में ऐसा निर्णय दिया गया था कि राष्ट्रगान गाते समय आदरपूर्वक खड़े रहना ही जरूरी है, उसे गाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्वारा धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का विनिर्दिष्ट आधार नहीं है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान किया गया है और उसमें यह व्यवस्था दी गई है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता या सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म की स्वतंत्रता होगी। तो इस प्रकार से इसमें धर्म के आधार पर जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें निर्बंधन लगाने के लिए ये सामाजिक न्याय का आधार लागू नहीं होता है, अर्थात सामाजिक न्याय के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा के विघटित होने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। तो यह कितने दिन के अंदर इसका अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, इसके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 352 के खंड 4 के परंतुक के अंतर्गत दिया गया है कि जबकि कोई लोकसभा विघटित हो गई है और आपातकाल की उद्घोषणा उस समय जारी है, तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा का पुनर्गठन होता है अर्थात नई लोकसभा का गठन होता है, तो ऐसी लोकसभा के गठित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक होगा, अन्यथा जो यह उद्घोषणा है अपने आप समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा के अंतर्गत पेश किया जाएगा, इसे राज्यसभा के अंतर्गत पेश नहीं किया जाता, बल्कि पहले ये लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा के द्वारा पारित होने पर यह राज्यसभा में भेजा जाता है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वाले को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है? तो ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने मुरली एस देवड़ा के केस में दिया था। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता है उसे उसके वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर निर्धारित किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होगा? तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य के केस में दिया गया था। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, चाहे वह राज्य के द्वारा किया जाए या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो नागरिक है वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट से
अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट दायर कर सकता है और ऐसे मामलों में राज्य के द्वारा संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत बचाव के रूप में लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के अधिकतर अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में शामिल हैं? तो ह्यूमन राइट्स के जितने अधिकार दिए गए हैं व्यक्ति को, वो अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मूल अधिकार और भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें केस दी गई है और संबंधित अनुच्छेद दिया गया है और ये पूछा गया कि कौन सा केस किस अनुच्छेद से सुमेलित है। तो इसमें पहला है SR बम्बई बनाम भारत संघ, तो यह अनुच्छेद 356 से संबंधित है। और PV नरसिंहा राव का केस यह अनुच्छेद 105 से संबंधित है। ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का केस ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। और लिली थॉमस बनाम भारत संघ का केस ये अनुच्छेद 44 से संबंधित है। तो इस प्रकार से 2, 3, 1, 4 अर्थात चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद में शामिल माना है? तो राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट, हमारी संसद ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अर्थात IT एक्ट को कब पारित किया है? तो IT एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पारित किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया था? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती की। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें मतदान करते हैं। इसमें सभी सदस्य अर्थात मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इनके निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भी इसमें मतदान किया जाता है। लेकिन इसमें सभी सदस्य अर्थात जो मनोनीत सदस्य हैं उनके द्वारा मतदान नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से 2 और 3 सही है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभाओं के सहित अन्य राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा मतदान किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो पहला, उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। तो इसके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 136 में नहीं दिया गया है बल्कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दिया गया है। इसके तहत जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधि के प्रश्न पर परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे प्रश्नों पर परामर्श दे सकता है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त से अपील। तो विशेष इजाज़त से अपील अर्थात SLP के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 133 के अंतर्गत नहीं है बल्कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा भी सुमेलित नहीं है। तीसरा सुमेलित है क्योंकि इसमें दिया गया मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो तीसरा विकल्प सही सुमेलित है। और चौथा है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये अनुच्छेद 123 में नहीं है बल्कि ये अनुच्छेद 213 के अंतर्गत दी गई है। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य विवादित है? तो कावेरी नदी का जो विवाद है वह तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के मध्य विवादित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में डॉक्टर की सहायता का अधिकार भी शामिल है। तो यह किस केस में निर्धारित किया गया था? तो डॉक्टर की सहायता प्राप्त करना अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के केस में दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केस में भविष्यलक्षी निर्णय का सिद्धांत अपनाया गया था? तो भविष्यलक्षी निर्णय का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में अपनाया गया था। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बा राव ने कहा कि
किसी न्यायालय का जो निर्णय होगा वह भविष्य लक्षी होगा, अर्थात वह निर्णय के बाद से प्रभावी होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? तो ऐसा अनुच्छेद 324 है। 324 के में यह प्रावधान किया गया है कि संसद और राज्य के विधानमंडल के लिए जो निर्वाचन कराया जाएगा वह निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाएगा। नेक्स्ट, विज्ञापन एक वाणिज्यिक अभिवाक है, यह निर्णय किस केस में दिया गया था? तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ के केस में दिया गया था। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विज्ञापन वाक्य अभिव्यक्ति का एक साधन है और इसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति का अधिकार माना गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि ऐसा विज्ञापन वाणिज्यिक प्रकृति का है तो उस पर राज्य सरकारें टैक्स लगा सकती हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर सन 1993 को की गई थी। नेक्स्ट, भारत में प्रत्येक वर्ष विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय पीढ़ी का मानवाधिकार है? तो तीसरे पीढ़ी का मानवाधिकार, यह विकास का अधिकार जो है, यह तृतीय पीढ़ी का मानवाधिकार माना जाता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में किसकी राय को वरीयता दी जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1999 में इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में यह निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अगर नियुक्ति की जाती है तो ऐसी नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की राय को वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट, परमादेश रिट कैसे कार्य के प्रवर्तन के लिए निर्गत किया जाता है? तो परमादेश रिट जो है यह अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जारी किया जाता है और इसके द्वारा किसी लोक अधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य किया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक आज्ञापक प्रकृति की है। नेक्स्ट, कथन ए, अनुच्छेद 21 विधि की सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को अभिव्यक्त रूप से समाहित करता है। तो यह गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है इसे अभिव्यक्त नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। और विधि की सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मेनका गांधी के केस में व्यक्त किया गया था। तो इस प्रकार से पहला कथन गलत है। कारण, विधि की सम्यक प्रक्रिया स्वतंत्रता का लक्षण है। तो ये कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प सही होगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर नियोग्यता के प्रश्न का निर्धारण किया जाता है। तो यह किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जो 6वां विषय दिया गया है उसके अनुसार किया जाता है। और 6वें विषय में यह प्रावधान किया गया है कि जबकि किसी सदन के अध्यक्ष या सभापति निरर्ह घोषित हो गए हैं या निर्योग्य घोषित हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में उनके निर्योग्यता के प्रश्न का विनिश्चय उस सदन के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग यह संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसके बारे में जो प्रावधान है वो संविधान में किया गया है। वित्त आयोग के बारे में भी प्रावधान है, चुनाव आयोग के बारे में है, लेकिन नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसके जो बारे में प्रावधान संविधान में कहीं नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में असाधारण शक्ति निहित करते हैं? तो यह अनुच्छेद हैं 32 है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है
अनुच्छेद 137 है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त करता है। और अनुच्छेद 142 है, और इसके तहत उच्चतम न्यायालय किसी मामले या विषय जो कि लंबित हैं उस मामले में अपनी अधिकारिता के प्रयोग में ऐसी डिक्री या आदेश पारित करेगा जैसा कि वह न्याय करने के लिए उचित समझे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 32, 137 और 142 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण अधिकारिता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के पास निम्न में से कौन सा एक पद भी होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात इस पद पर इसे नियुक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह उपराष्ट्रपति हुआ तो यह मान लिया जाएगा कि वह राज्यसभा का सभापति भी हो गया है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार यह पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अब इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय के बाद भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरायराजन के केस के जो निर्णय है उसके बाद किया गया था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया और खंड 4 जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए और उनकी उन्नति के लिए या SC/ST समाज की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध बना सकता है। तो इस प्रकार से यह जो पहला संशोधन है संविधान का वो मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरायराजन के केस के निर्णय के बाद किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्रदान की गई है। इसके अनुसार जबकि किसी विधानमंडल में जो विधानसभा है वह सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है विश्व साक्षरता दिवस। तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 अर्थात तीसरा विकल्प सही सुमेलित है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के अति 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया, जो कि इसके पहले हमने 100 प्रश्नों को 2 वीडियो में हल किए हैं और इसको मिला के हमारे यह तीसरा वीडियो है जो कि संविधान पर है। और हमने पूरी कोशिश की है कि किसी भी प्रश्न को उसकी प्रॉपर व्याख्या के साथ और बिना किसी त्रुटि के हम उसको हल करें। ये वीडियो आपकी प्री परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।